नमस्कार। अक्टूबर 2025 के मध्य में रूस यूक्रेन युद्ध कहाँ खड़ा है, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ताज़ा घटनाक्रम हैं, कुछ रणनीतिक बदलाव और ज़मीनी हकीकत बयां करने वाले स्रोत भी हैं। तो मकसद यही है कि जो ज़रूरी बातें हैं इन स्रोतों से वो निकालें, ताकि ये जो उलझी हुई तस्वीर है ना, उसे थोड़ा साफ करके समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहरी पड़ताल। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि जमीनी स्थिति वो लगातार बदल रही है। मतलब सैन्य चालें हैं, कूटनीतिक कोशिशें हैं और मानवीय हालात, ये सब ना एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो इन सभी पहलुओं पर गौर करना ही होगा। तो सबसे पहले जमीनी हालात ही देखते हैं। खबरें ये आ रही हैं कि यूक्रेन ने दक्षिण में, खासकर जापोरेजिया और डोनेस्क इलाकों में कुछ बढ़त हासिल की है। जैसे एक खबर है जापोरेजिया में ओरिकिव के पास की। यूक्रेनी सैनिक कह रहे हैं कि वो करीब 3 किलोमीटर आगे बढ़ गए हैं और माली शचरबाकी नाम का एक गांव है, उस पर कब्जा कर लिया है। ये गांव ओरिकिव और नीपर नदी के बीच में पड़ता है। सुनने में तो ये छोटी सी बढ़त लगती है, पर क्या इसका कोई बड़ा मतलब है? हाँ, सुनने में छोटी लगती है बिल्कुल, लेकिन इसका रणनीतिक और आप कह सकती हैं मनोवैज्ञानिक महत्व कम नहीं है। पहली बात तो ये कि ये दिखाता है कि यूक्रेन में अब भी आक्रामक कार्रवाई की क्षमता है, खासकर ऐसे टाइम पे जब युद्ध इतना लंबा खिंच गया है। दूसरी बात, माली शचरबाकी जैसे गांवों पर कंट्रोल भले ही छोटा हो, ये रूसी सप्लाई लाइनों पर दबाव डाल सकता है, या हो सकता है भविष्य के हमलों के लिए एक तरह का लॉन्च पैड बन जाए। देखिए, हर किलोमीटर की बढ़त सैनिकों का मनोबल बढ़ाती है और ये संदेश भी देती है कि वो पीछे नहीं हट रहे। अच्छा, यानी सिर्फ जमीन पर कब्जा ही नहीं, ये हौसले की भी लड़ाई है। लेकिन इसी के साथ एक चिंता बढ़ाने वाली बात भी हो रही है कि ये जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर हमले तेज हो गए। ऐसा लग रहा है कि रूस अब यूक्रेन के रेल नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए वो विस्फोटक ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। मकसद साफ है कि भाई सप्लाई रुक जाए, सेना इधर उधर ना जा पाए और आम लोगों को भी दिक्कत हो परिवहन में। पिछले कुछ महीनों में तो ऐसे सैकड़ों हमलों की रिपोर्ट्स आई हैं और कीव जैसे बड़े शहर वो भी लगातार बिजली कटौती झेल रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा संयंत्रों पर मिसाइल और ड्रोन हमले वो रुके नहीं हैं। हाँ, और सर्दियां नजदीक हैं, ये चीज इसे और ज्यादा गंभीर बना देती है। असल में ऊर्जा ग्रिड पर हमला करना ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं है, इससे आप सीधे तौर पर आम नागरिकों के हौसले को तोड़ने की कोशिश के तौर पर देख सकती हैं। जब तापमान गिरेगा तब बिजली और हीटिंग के बिना रहना सोचिए कितना मुश्किल होगा। ये तो युद्ध को सीधे घरों तक ले जाने जैसा है। लेकिन ये हमले एक तरफा नहीं है ना? यूक्रेन भी पीछे नहीं है, वो भी ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर रूस के तेल और गैस के ठिकानों पर। हाँ बिल्कुल, और इसका असर दिख भी रहा है। कुछ सूत्रों के मुताबिक रूस में ईंधन की सप्लाई पर असर पड़ा है और उन्हें अपने सहयोगी देशों से मतलब ज्यादा ईंधन मंगाना पड़ रहा है। ये युद्ध के आर्थिक पहलू को दिखाता है, कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे के लड़ने की क्षमता और अर्थव्यवस्था दोनों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ तोपों और टैंकों की लड़ाई नहीं रही, अब ये संसाधनों की लड़ाई भी बन गई है। अब बात करते हैं कि किस इलाके पर किसका नियंत्रण है। यहाँ पे ना मामला थोड़ा पेचीदा लगता है। तो एक तरफ रूस है, वो कह रहा है कि 2025 में अब तक करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर यूक्रेनी जमीन पर कब्जा हो गया उनका। दूसरी तरफ यूक्रेन वो इन दावों को खारिज कर रहा है। मतलब उनका कहना है कि रूस की बढ़त बहुत छोटी है और धीमी भी, और वो खुद कई जगहों पर जवाबी हमले कर रहे हैं, अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। सच क्या है समझना मुश्किल है। बिल्कुल, ये फॉग ऑफ वॉर वाली बात है, मतलब युद्ध का कोहरा जिसे कहते हैं। दोनों तरफ से इतने दावे होते हैं कि असलियत क्या है ये पता लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जो बात साफ है वो ये कि लड़ाई कई मोर्चों पर चल रही है। जैसे सुमी और खार्किव इलाकों में वहां लड़ाई जारी है और ऐसा लगता है कि रूस अपनी सीमा के पास एक बफर जोन जैसा, मतलब एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने की कोशिश में है। शायद सच्चाई इन दोनों दावों के बीच कहीं है और जमीनी हकीकत तो लगातार बदल ही रही है। इस अनिश्चितता का भी अपना एक रणनीतिक महत्व होता है, क्योंकि ये दुश्मन को अंदाजा लगाने पर मजबूर करती है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प चीज हो रही है, वो है तकनीक का इस्तेमाल। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पक्ष अब नए हथियार और तकनीक अपनाने पर काफी जोर दे रहे हैं। यूक्रेन के बारे में सुन रहे हैं कि वो रूस के अंदरूनी इलाकों तक हमला करने के लिए नई मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, पालियानित्सिया मिसाइलें, रूटा ड्रोन, इस तरह के। खासकर वो जिन्हें कामिकेज या स्ट्राइक यूएवी कहते हैं, मतलब ऐसे ड्रोन जो विस्फोटक लेकर सीधे टारगेट से टकरा जाते हैं। इनका मकसद है यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर लगातार दबाव बनाए रखना और उनकी जो एयर डिफेंस प्रणाली है उसे उलझाए रखना, उसे कमजोर करना। ये हथियारों की एक होड़ सी बन गई है, आप देखिए, जो युद्ध के मैदान पर ही मतलब विकसित हो रही है। दोनों तरफ से कोशिश जारी है कि कौन आगे निकले तकनीक में। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक पहलू पर आते हैं। अमेरिका से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे कि टोमाहॉक देने की बात चल रही है। इसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का भी जिक्र है। रूस जाहिर तौर पे इसका कड़ा विरोध कर रहा है, कह रहा है कि इससे हालात और बिगड़ेंगे। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक मामला है, मतलब बहुत नाजुक। देखिए, टॉमहॉक जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें अगर यूक्रेन को मिलती हैं तो उनकी मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। वो रूस के अंदर काफी दूर तक निशाना लगा पाएंगे। लेकिन
यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी है। क्या इससे युद्ध और भड़केगा? क्या रूस इसे एक बड़ी उकसावे की कार्रवाई मानेगा और फिर कोई बड़ा कदम उठाएगा, जैसे कि संघर्ष का दायरा बढ़ा देना या शायद और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करना? ये एक ऐसा कदम है जिसके नतीजे मतलब अप्रत्याशित हो सकते हैं। और इसी बीच यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगियों से लगातार मांग कर रहा है कि रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो जब्त की गई रूसी संपत्ति है उसका इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण और रक्षा खर्चों के लिए हो। और हाँ, उन्हें और ज्यादा वायु रक्षा प्रणालियों की जरूरत तो है ही, ये तो वो शुरू से कह रहे हैं। शांति तो अभी दूर की कौड़ी लगती है। यूक्रेन के लिए कूटनीतिक दबाव बनाए रखना और अपने सहयोगियों को साथ रखना ये बहुत जरूरी है। लेकिन रूस की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे कि वो ऐसी किसी बातचीत के लिए तैयार है जिसकी शर्तें यूक्रेन को मंजूर हों। ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष फिलहाल मतलब सैन्य समाधान पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कूटनीति अभी हाशिए पर है। और आखिर में वो पहलू जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, इसका आम लोगों पर असर। सर्दियां दरवाजे पर हैं और यूक्रेन में बिजली और हीटिंग सिस्टम को जो नुकसान पहुंचा है वो एक भयानक मानवीय संकट पैदा कर सकता है। हाँ, और रूस के हमलों का पैटर्न अगर देखें तो लगता है कि उनका एक मकसद ठंड के महीनों में नागरिकों की सहन शक्ति को तोड़ना भी है। मिसाइलें, ड्रोन, बमबारी, इन सब में लगातार आम नागरिक मारे जा रहे हैं। बिजली, पानी, रहने की जगह, ये जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये इस युद्ध का सबसे दुखद पहलू है जिसका खामियाजा सीधे तौर पर बेगुनाह लोग भुगत रहे हैं। ये सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी भी है, बहुत बड़ी। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो मुख्य चुनौतियां क्या दिख रही हैं? एक तो यही कि युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है, खासकर अगर लंबी दूरी के हथियार इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती यूक्रेन के लिए है मतलब इतने लंबे मोर्चे को संभालना, सप्लाई लाइन बनाए रखना, शहरों और बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और इन सब के लिए जो सीमित संसाधन है उनका बंटवारा करना। ये लगातार बना रहने वाला एक बहुत बड़ा दबाव है। इसके अलावा सर्दियों का मौसम, वो अपने आप में एक चुनौती है। हीटिंग और बिजली की कमी लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का क्या ये हमेशा बना रहेगा? ये सवाल भी है। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। यूक्रेन अभी बाहरी मदद पर बहुत ज्यादा निर्भर है, सैन्य मदद, आर्थिक, कूटनीतिक, सब तरह की। अगर इस मदद में कोई कमी आती है, मान लीजिए सहयोगी देशों की अंदरूनी राजनीति बदल जाए या डोनर देश थक जाए, जैसे डोनर फैटिग कहते हैं, या फिर दुनिया का ध्यान किसी और संकट पर चला जाए, तो इसका युद्ध के नतीजे पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ये समर्थन यूक्रेन की एक तरह से जीवन रेखा जैसा है। और वो युद्ध का कोहरा वाली बात भी है, मतलब सही जानकारी मिलना बहुत मुश्किल, दोनों तरफ के दावों की सच्चाई परखना, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, ये अनिश्चितता भी एक चुनौती है। इससे न सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए समझना मुश्किल होता है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये दोनों पक्षों की रणनीतिक योजना को भी प्रभावित करता है। गलत जानकारी के आधार पर लिए गए फैसले वो खतरनाक हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों या हफ्तों में हमें किन चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए, किन डेवलपमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए? कुछ चीजें हैं जिन पर खास नजर रखनी होगी। पहला, क्या यूक्रेन को वाकई वो टोमोहॉक जैसी मिसाइलें मिलती हैं? अगर हाँ, तो कब और रूस का जवाब क्या होता है? दूसरा, जमीनी लड़ाई का रुख, जापोरिजिया, डोनेत्स्क, खेरसोन जैसे इलाकों में क्या होता है? कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे हटता है? तीसरा, रूस के बुनियादी ढांचे पर हमले, वो कितने कारगर होते हैं और यूक्रेन कितनी तेजी से उनकी मरम्मत कर पाता है? खासकर सर्दियों में ये बहुत अहम होगा। और मानवीय स्थिति, उसका क्या? हाँ बिल्कुल, पूर्वी यूक्रेन और कब्जे वाले इलाकों में लोगों के हालात पर नजर रखनी होगी। खाना, दवाइयाँ, रहने की जगह, सर्दियां इसे और मुश्किल बनाएंगी। और आखिर में, क्या कूटनीति के दरवाजे कहीं से खुलते हैं? क्या कोई तीसरा देश या कोई संगठन शांति की कोशिश करता है? भले ही उम्मीद कम हो, पर इस पर भी ध्यान रखना होगा। साथ ही रूस पर जो आर्थिक दबाव है, प्रतिबंध है, जब्त संपत्ति है, उसका क्या असर होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये थे रूस यूक्रेन युद्ध के अक्टूबर 2025 के मध्य तक के हालात की एक तस्वीर। हमने देखा कि कैसे जमीन पर छोटी बढ़त भी मायने रखती है, कैसे बुनियादी ढांचे पर हमले बढ़ रहे हैं, कैसे दोनों पक्ष तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस पूरे मामले को और उलझा रही है। हाँ, सार यही है कि ये एक बेहद पेचीदा मल्टी लेयर्ड संघर्ष है, जिसमें जमीनी लड़ाई है, तकनीकी होड़ है, कूटनीतिक दावपेच है और एक गहराता मानवीय संकट है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, खासकर आने वाली सर्दियों को देखते हुए। फिलहाल कोई आसान रास्ता वो नजर नहीं आता। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह से इस युद्ध में ड्रोन और नई मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी से तकनीक विकसित हो रही है, ये सिर्फ इसी लड़ाई को नहीं बल्कि भविष्य के युद्धों को कैसे बदल रहा है? क्या हम युद्ध के एक नए युग की एक नई दहलीज पर खड़े हैं, जहां तकनीक, रणनीति और इंसानी कीमत का जो समीकरण है वो पूरी तरह बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के रणनीतिकारों को, शायद हम सबको